नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा को राज्य सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी बनाया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 2 महीने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले आर.के. विश्वकर्मा साल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। भर्ती बोर्ड के अलावा उनके पास डीजीईओडब्ल्यू के पद की जिम्मेदारी भी थी। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले आर.के. विश्वकर्मा 2017 से पहले आईजी कानून व्यवस्था के पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आईपीएस डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद आर.के. विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि माफिया के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद मेरा ये भी फोकस रहेगा कि हम जितने माफिया हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका वैसे तो बहुत हैं भी नहीं, इस प्रदेश में कम ही हैं और कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका कंप्यूटर डाटाबेस बना के क्लाउड पर रख के उनकी खोपड़ी पर कितने बाल हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनके हाइड आउट्स कौन हैं, एक एक प्रोफाइल जितना डिटेल हम रख सकते हैं हर एक का रखें। और अभी तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको बिल्कुल औकात पर रखा गया है, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हुए और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और माफियाज हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा। साथ में मुझे ये कहते हुए हमेशा बहुत गर्व होता है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस समय वर्ल्ड की टॉप क्लास मोस्ट मॉडर्न 112 सुविधा है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। और मेरा दुनिया में सबका, टोक्यो पुलिस का, न्यूयॉर्क पुलिस का, लॉस एंजलिस पुलिस का, इजरायली पुलिस का, सबका सारे सिस्टम्स देखे हुए हैं। और मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है। इसी तरह हम लोग बहुत ही वर्ल्ड क्लास, ऑलमोस्ट समझ लीजिए एनवाईपीडी की तर्ज पर हम लोगों ने फोरेंसिक लैब्स बनाई हैं। और इस तरह से लास्ट कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम पुलिस डिपार्टमेंट को धन उपलब्ध करवाते हैं, उससे हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को वर्ल्ड क्लास मोस्ट मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। निकाय चुनावों की बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव के रण में आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है, तो दूसरी तरफ अब तमाम सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वक्त से पहले सर्वे और बिना देर किए ओबीसी आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई। जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। नई आरक्षण सूची पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। शुरुआत हो चुकी है, देखिए सर। तो शहर की सरकार के लिए आरक्षण की सूची कल जारी हो गई। कई बदलाव हुए हैं, खासकर महिलाओं की सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 33 और सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं कुल सीटों में, और साथ ही शेड्यूल कास्ट के लिए भी आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई है। और उसकी वजह से कई ऐसे नेता थे जिन्होंने तैयारी कर ली थी, जिन्हें उम्मीद थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब उन सीटों की सूरत बदल जाने के बाद उनकी तैयारी रखी की रखी हो गई है, जिसकी वजह से भी कई जगहों से इस पर अब सियासत देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण की लंबी लड़ाई को लड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण की सूची से पूर्णतः सहमत नहीं है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था वो इस सूची में भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। पिछड़ों के छात्र, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यकों का आह्वान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, जो छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है, इस सरकार को इस निकाय चुनाव में हराने का काम करेगी। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है।
लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। इधर लखनऊ में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा हमला बोला। अरुण राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास चुनाव को लेकर कोई विजन नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी की वजह से आरक्षण अधिसूचना पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही पिछड़ों के साथ अन्याय किया, ये भी कहा अरुण राजभर ने। और हम कह रहे थे कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं करा सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिना पिछड़ों के हम चुनाव कराना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, ये हाई कोर्ट के फैसले पर चैलेंज नहीं करने गए थे, वहां स्टे लेने गए थे कि हम पिछड़ों के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बगल का राज्य बिहार है, वहां बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, वहां चुनाव नगर निगम के हो गए, लेकिन कोई पिछड़े वर्ग का नेता ये सवाल नहीं खड़ा किया कि ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ये पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े वर्ग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहां बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है। यहां उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। जब आपको सत्ता मिली थी तो आपने कितने पिछड़े वर्गों को, कितने अति पिछड़े वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिया था। आपने सिर्फ इनका वोट लिया था और वोट लेकर के इनको धोखा देने का काम किया। इधर शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर देश के पीएम बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों का नया जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश में अब कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं है, हर सड़क को गड्ढा मुक्त बना दिया गया है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराएगा, ये दावा भी उन्होंने किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में जो विकास किए हैं उनका भी जिक्र किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल के सरकार के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, यूपी का भविष्य आपने देखा है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, बल्कि इन 6 वर्षों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है। और 3 पहलू होते हैं, एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है राजनीतिक और तीसरा होता है सामाजिक। इन 3 जो स्तंभ हैं, इसमें समांतर तौर से परिवर्तन आया है। इधर अतीक अहमद के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। शाइस्ता परवीन का मेयर टिकट कट सकता है। 3 अप्रैल को बीएसपी औपचारिक ऐलान कर देगी। प्रयागराज से बीएसपी ने पहले उनको मेयर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही कि उनका मेयर का टिकट कट सकता है। अतीक की सजा के ऐलान के बाद शाइस्ता का टिकट कटना तय माना जा रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी हैं शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। उनकी तलाश चल रही है, वो फरार है इस वक्त। शाइस्ता जो कि बीएसपी के टिकट पर मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 3 तारीख को नए नाम का ऐलान हो जाएगा। इधर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर, अशरफ को लेने के लिए बरेली पहुंच चुकी है प्रयागराज की पुलिस टीम। कल अशरफ की प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल मर्डर केस में अशरफ को जुडिशियल रिमांड पुलिस कराएगी। जुडिशियल रिमांड मंजूर होते ही उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए अशरफ को अपनी कस्टडी में मांगेगी पुलिस। अतीक अहमद और अशरफ दोनों ही उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज की टीम आज दोपहर ही पहुंच गई थी बरेली से अशरफ को एक बार फिर प्रयागराज लाना है। इससे पहले 28 मार्च को जब उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आना था एमपीएमएल स्पेशल कोर्ट से, तब भी अशरफ को लाया गया था। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। साबरमती जेल से उसको प्रयागराज लाया जा सकता है। अशरफ के बाद अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो दोनों भाई उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी हैं। इन दोनों को रिमांड में लेने की कोशिश होगी पुलिस की ओर से भी। फिलहाल
सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है अशरफ की, जिसे तय हो चुका है कि लाया जाएगा क्योंकि कल ही पेशी होनी है। अतीक अहमद को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को एक बार फिर प्रयागराज लाया जा सकता है। इस बार उमेश पाल हत्याकांड के मामले में उसे प्रयागराज लाने की तैयारी है। इधर यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इलाहाबाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है। कोर्ट ने पूछा कि सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो क्या यह भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। लखनऊ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय पर आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। हाउस टैक्स समय पर जमा नहीं करने पर निगम ने उसे सील कर दिया। नगर निगम की टीम ने प्रिंसिपल ऑफिस और वित्त विभाग के दफ्तर को सील किया। आपको बता दें, कॉलेज पर नगर निगम का तकरीबन 7 लाख रुपए का बकाया है। निगम जिस वक्त ये कार्रवाई कर रहा था उस वक्त वहां पर परीक्षा चल रही थी। प्रिंसिपल ने कहा कि इस कार्रवाई से परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के नोटिस के बाद से ही वो लगातार इस बारे में विभाग के आला अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। लखनऊ के सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय में एक नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जो प्रिंसिपल रूम है और जो कार्यालय है उसको यहां पर सील किया गया है। यहां पर नोटिस भी लगाई जा रही है कि उक्त भवन के स्वामी के द्वारा गृह कर ना जमा करने के कारण कुर्की के कार्रवाई के तहत भवन सील किया जाता है। यानी कि नगर निगम ने पहले नोटिस जारी किया था कि यहाँ का गृह कर जो है वो नहीं जमा हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर सील किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई संपन्न हुई है, तो क्या कारण रहे थे? कारण कुछ नहीं है, सिंपल हमारा इस वर्ष का भवन कर 7,54,898 रुपये शेष है, जिसके लिए हम अपने उच्चाधिकारियों से बात कर रहे थे और नगर निगम वालों से हमने कहा था कि हमको उन्होंने आश्वासन भी दिया है जैसे ही पैसा आता है हम आपका पैसा जमा कर देंगे। आपको कब नोटिस मिला था इसको? हमको नोटिस आखिरी बार वो लोग 28 तारीख को हमसे आकर के मिले हैं और इसके पहले 10-15 दिन या 20 दिन पहले करीब एक नोटिस आया था। इधर मुंबई में